हेलो एवरीवन, माय नेम इज मंथन पटेल। आप लोगों का फिर से एक बार स्वागत है मेरे चैनल कैम टीवी पे। आई होप सब लोग प्रिपरेशन अच्छी तरीके से कर रहे हो। जिस तरीके से आप डाउट्स पूछ रहे हो, मुझे प्रिपरेशन उस तरीके से हो रही है, लेकिन साथ में प्रैक्टिस करना भी खास ध्यान रखना, ठीक है। और आपको कहीं पे भी कोई भी डाउट लग रहा है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो। और दूसरी सबसे इम्पोर्टेंट बात कि कहीं पे शायद अभी टेक्स्ट बुक जो है उसके अंदर जो क्वेश्चन दिया है उस क्वेश्चन की कंपैरिजन में मैं जो यहाँ पे करवा रहा हूँ वहाँ पे कहीं पे क्वेश्चन के अंदर प्लस और माइनस की मिस्टेक हो सकती है, लेकिन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आपको जो आंसर लाना है आप वो आंसर लेके आ सकते हो। क्लियर? टेक्स्ट बुक के वाइज भी आप आंसर लेके आ सकते हो। रेडी? कहीं कहीं पे थोड़ी बहुत प्रिंटिंग मिस्टेक रहेगी तो आप लोग उसको चेकआउट कर दीजिएगा और सॉल्व भी कीजिएगा, ठीक है। कहीं पे अगर मिस्टेक लग रही है तो बताइएगा। रेडी? क्योंकि कुछ टेक्स्ट बुक के अंदर जनरली कुछ क्वेश्चंस के अंदर प्रिंटिंग मिस्टेक है, और अगर वहां पे है और मैंने यहाँ पे नहीं किया है तो भी मुझे बता दीजिएगा, ठीक है। चलिए चालू करते हैं आज का सेशन। 4.3 एक्सरसाइज क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ रहे थे, और 4.3 एक्सरसाइज के अंदर हमने जो भी वर्ड प्रॉब्लम सॉल्व किए वो बहुत इजी थे, जो हमने सॉल्व आउट कर दिए अगले लेक्चर के अंदर। लेकिन अब जो वर्ड प्रॉब्लम पढ़ने वाले हैं उस पर थोड़ा आपको दिमाग लगाना है, क्योंकि यहाँ पे वापिस से स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस डिवाइड बाय टाइम वाले फॉर्मूला आ गए हैं, उसका हमें यूज करना है। सेकंड थिंग, हमारे पास कुछ ऐसे सम है जहाँ पे हमें एज्यूम करने में थोड़ी दिक्कत आएगी, तो वो सारे सम हम एक बार पहले देख लेते हैं किस तरीके से हम उसको सॉल्व। तो चलिए चालू करते हैं आज का जो हमारा सेशन है वो 7 नंबर का क्वेश्चन, वहां से हमने बाकी छोड़ा था। 7 नंबर के क्वेश्चन से हम चालू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या था? फर्स्ट ध्यान रखिएगा, सारे सम थोड़े टफ है, प्रॉपर प्रैक्टिस कीजिएगा। The difference of the square of the two number is 180। पहला स्टेटमेंट दिया गया क्या? The difference of the square of two number is 180। दोनों का डिफरेंस कितना है? 180। एक छोटा है एक बड़ा है। The square of the smaller number is 8 times the larger number। देखिए यहाँ पे कुछ बच्चे ने मुझे डाउट पूछा था कि सर कोई भी सम को हम आइडेंटिफाई कैसे करेंगे कि ये लीनियर का सम है या क्वाड्रेटिक का। तो देखिए मैंने उस बच्चे को भी समझाया था कि अगर बीच में कहीं पे प्रोडक्ट नाम का वर्ड आ रहा है या क्वेश्चन में स्क्वायर आ रहा है कहीं पे, या आप लोग क्वेश्चन देख के जब उसको इक्वेशन में ट्रांसलेट करने का सोच रहे हो तो वो सीधा उसको स्क्वायर वाले टर्म में कन्वर्ट कर रहा है हमारे वेरिएबल को, तो वो सारी बातें वो ले जा रहा है किसकी ओर? क्वाड्रेटिक की ओर। क्लियर? और बाकी सारी बातें कहाँ जा रही है? लीनियर की ओर। लीनियर में स्ट्रेट फॉरवर्ड इक्वेशन होगा, स्टेटमेंट होगा, उसके ऊपर से आप डायरेक्ट बना सकोगे, ठीक है। यहाँ पे देखिए दो स्टेटमेंट है और दोनों के दोनों स्क्वायर वाले हैं। अब यहाँ पे मुझे एक बात तो क्लियर हो गई क्वेश्चन के ऊपर से कि एक छोटा नंबर है और एक बड़ा नंबर है, तो मैं जो एज्यूम करने वाला हूँ वो मुझे एक छोटा नंबर एज्यूम करना है और एक बड़ा नंबर एज्यूम करना है, ठीक है। तो पहले मैं दोनों में से कोई एक एज्यूम कर लेता हूँ। सपोज लार्जर नंबर को हम एज्यूम करते हैं। सपोज लार्जर नंबर ऑफ दैट डिजिट इज x। लार्जर नंबर क्या है उसका? x। अब पहला स्टेटमेंट भी आपको इक्वेशन बना के देगा, माफ कीजिए एज्यूम करके देगा, और दूसरा स्टेटमेंट भी। लेकिन यहाँ पे दूसरा स्टेटमेंट है वो थोड़ा इजी रहेगा। क्यों? क्योंकि जो पहला स्टेटमेंट है, समझना, जो पहला स्टेटमेंट है वो पहला स्टेटमेंट आपको थोड़ा सा परेशान करेगा। कैसे? जैसे कि पहला स्टेटमेंट आप एज्यूम करने में यूज कर रहे हो तो क्या होगा? दोनों साइड स्क्वायर हो जाएगा। देखिए डिफरेंस ऑफ द स्क्वायर ऑफ टू नंबर, एक x ले लिया एक y ले लिया, दोनों के स्क्वायर का डिफरेंस कितना आ रहा है? 180। तो मैं y को जब सब्जेक्ट बनाऊंगा तो क्या बनेगा? y² इज इक्वल टू x² माइनस 180। लेकिन मुझे तो y चाहिए तो मुझे टोपी पहनानी पड़ेगी, तो आंसर रूट के फॉर्म में आएगा। तो ये आपको थोड़ा परेशान करेगा, ठीक है। तो ये नहीं करना है, ध्यान रखना। जितना हो सके सम को इजी बना दो, जितना हो सके सम इजी बना दो। रेडी? तो हम जो सेकंड स्टेटमेंट एज्यूम करने वाले को सेकंड जो एज्यूम करने वाले को सेकंड स्टेटमेंट की ओर से करते हैं, क्योंकि वो इजी है। देखिए क्यों? क्योंकि बताया गया द स्क्वायर ऑफ द स्मॉलर नंबर इज 8 टाइम द लार्जर नंबर। लार्जर नंबर का स्क्वायर नहीं है, सिर्फ 8 टाइम द लार्जर नंबर, ऐसा ही बताया गया है। मतलब कि अगर समझना, अगर छोटा नंबर लार्जर नंबर और x है तो स्मॉलर नंबर y होगा। समझना क्या है? लार्जर नंबर अगर x है, छोटा नंबर क्या होगा? y होगा। तो क्या बताया गया है? द स्क्वायर ऑफ द स्मॉलर नंबर, ये बड़ा है, ये जो लार्ज है ये स्मॉलर है। स्क्वायर ऑफ द स्मॉलर नंबर, इसका स्क्वायर क्या है? इक्वल है किसके? बड़े नंबर के 8 गुना से, ऐसा बताया गया। क्या बताया गया? देखिए क्या? स्क्वायर ऑफ द स्मॉलर नंबर इज 8 टाइम द लार्जर नंबर। यानी हमें y² एज्यूम नहीं करना पड़ेगा, ये अपने आप 8x एज्यूम हो जाएगा।
ये जो है ना वो y स्क्वायर हमें एज्यूम नहीं करना पड़ेगा। जैसे कि यहाँ पे देखिए लार्जर नंबर x है तो हमारा स्मॉलर नंबर एक्चुअल में क्या होगा, रूट x होगा ना, क्योंकि हमें तो y चाहिए, हमें तो y स्क्वायर नहीं चाहिए ना। पर ये सम के अंदर यही, मैंने कहा ना थोड़ा डिफिकल्ट सम है, ये सम के अंदर यही बात जाननी है। यहाँ पे पहले स्टेटमेंट में देखिए, पहले स्टेटमेंट में भी स्क्वायर वाला ही स्टेटमेंट है x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर इज इक्वल टू 180। पहला स्टेटमेंट भी स्क्वायर वाला ही है ना, तो मैं अगर इसको y स्क्वायर के फॉर्म में ही रखूंगा तो मैं सीधी यहाँ पे वैल्यू पुट कर पाऊंगा ना, 8x को मैं सीधा यहाँ पे पुट कर पाऊंगा, सिंपल। यानी कि आप जो एज्यूम कर रहे हो, जैसे कि मैंने यहाँ पे एज्यूम किया, सपोज द लार्जर नंबर इज x, देन द स्क्वायर ऑफ लार्जर नंबर वो क्या हो जाएगा, x स्क्वायर हो जाएगा, रेडी। एंड अकॉर्डिंग टू अवर डेटा द स्क्वायर ऑफ स्मॉलर नंबर वो क्या हो जाएगा, y स्क्वायर। y तो ले नहीं सकते, x के फॉर्म में लेंगे, क्या हो जाएगा 8x। समझ में आई बात, क्लियर। तो ये सारी बातों को ध्यान में रखना है और आपको तभी ये समझ में आएगा ये सब कुछ जब आप इसको प्रॉपर्ली प्रैक्टिस करोगे और प्रॉपर्ली इसको सॉल्व करोगे, ठीक है। तो ध्यान रखिए खास, ये सारी बातों को ध्यान में रखना है, कौन छोटा है कौन बड़ा है वो सब कुछ, ठीक है। चलिए एज्यूम तो हो गया कि भाई स्क्वायर ऑफ लार्जर नंबर इज x स्क्वायर, स्क्वायर ऑफ द स्मॉलर नंबर इज 8x। नाउ फर्स्ट स्टेटमेंट, डिफरेंस ऑफ द स्क्वायर ऑफ द टू नंबर, ये हो गया। देखिए दो नंबर का स्क्वायर हमने जो बना ही दिया है, डायरेक्ट जब हमने बना दिया है तब हम क्या करेंगे, उसको सीधा लिख देंगे। भाई डिफरेंस किसका, डिफरेंस x स्क्वायर का और 8x का डिफरेंस कितना आ रहा है, 180 आ रहा है। क्या आ रहा है, 180 आ रहा है। चलिए इसको लेफ्ट हैंड साइड पे ले लीजिए, इक्वेशन फॉर्म हो गया x स्क्वायर माइनस डायरेक्ट 8x माइनस 180 इज इक्वल टू 0। मतलब हमारा जो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला का जो स्टैंडर्ड फॉर्म है वो स्टैंडर्ड फॉर्म आ गया ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, रेडी। स्टैंडर्ड फॉर्म जो था वो आ गया ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। चलिए स्टैंडर्ड फॉर्म तो आ गया, अब इसको आप किसी भी तरीके से सॉल्व कर सकते हो, चाहे डिस्क्रिमिनेंट, चाहे जनरल फॉर्मूला, चाहे आप फैक्टराइजेशन से करो। फैक्टराइजेशन ज्यादा बेटर रहेगा। जिसका मल्टीप्लाई 180, समझिए जिसका मल्टीप्लाई 180 और सब्ट्रैक्शन 8 हो, ऐसे कौन से दो नंबर है, तो अगर डायरेक्ट आता है देन वेल एंड गुड, और अगर नहीं आ रहा है तो वो लोग बच्चे जो है वो यहाँ ध्यान दीजिए, हम उसको बाइफरकेट कर देते हैं दो अलग अलग पार्ट में। 45 3 से करते हैं 15, फिर से करते हैं 5 5 बनता है। चलिए पैर बनाइए, सब्ट्रैक्शन 8 आना चाहिए, बनाते स्टार्ट करते हैं। 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 5 3 जा 15, 15 और 12 नहीं आई, 3 आए, रॉन्ग है। चलिए बस ऐसे प्रैक्टिस करनी है, ऐसे खुद से पैर बना के देखना है आपको कि मेरा आंसर निकल रहा है या प्रॉब्लम हो रही है, ठीक है, ये ध्यान रखिए। चलिए और एक पैर बनाते हैं भाई, जैसे कि 3 3 जा 9, 9 2 जा 18, 5 2 जा 10, 10 और 18 आ गया। एक्चुअल में मैंने आपको पहले भी बताया था, पीछे जीरो वाले को तो खास ध्यान दो, पीछे जीरो होता है वो तो आसानी से हो जाता है लेकिन दिखता नहीं, वो हो जाता है। देखिए हो गया 18 और 10, सब्ट्रैक्शन आ जाएगा 8, यानी कि हमारे नॉर्मल फैक्टर निकल गए। सिंपल, क्या फैक्टर निकल के आया हमारे पास, 18 एंड 10, यानी 18 10। रेडी, सब फैक्टराइज कर दो। x स्क्वायर माइनस 18x, दो फैक्टर हुए हैं 18 और 10, प्लस 10x प्लस 10x माइनस 180 इज इक्वल टू 0। डन। चलिए कॉम्प्लेक्स बना लीजिए, दो कॉम्प्लेक्स बन गए, कॉमन आ जाएगा x, अंदर रह जाएगा x माइनस 80 प्लस 10 कॉमन आ जाएगा, अंदर रह जाएगा x माइनस 80 इज इक्वल टू 0। पूरे में से क्या कॉमन आ जाएगा, x माइनस 80, अंदर क्या रह जाएगा x प्लस 10। अब जो रूल हम करते हैं हर वक्त, x माइनस 18 के इक्वल 0, x प्लस 10 के इक्वल 0, इसको राइट हैंड साइड पे ले लो, इसको भी राइट हैंड साइड पे ले लो। x की वैल्यू आ गई 18, x की वैल्यू आ गई माइनस 10। रेडी, यानी आपको अगर लार्जर नंबर चाहिए तो लार्जर नंबर का स्क्वायर हमारे पास है। मैं अगर 18 लेता हूं तो आंसर बनेगा 18 का स्क्वायर 256, और अगर
सॉरी 256 तो 16 का है। अगर मैं ये आंसर लेता हूं तो 10 का स्क्वायर क्या निकल जाएगा सीधा 10 का स्क्वायर 100 रेडी। और अगर मैं स्मॉलर और लार्जर की बात करता हूं बराबर, अगर मैं स्मॉलर नंबर की बात करता हूं तो 18 × 8 एंड लार्जर नंबर की बात कर सॉरी स्मॉलर नंबर के लिए -10 की बात करता हूं तो 8 × -10 रेडी। ये आपको करना है होमवर्क में। क्या करना है होमवर्क के अंदर आपको समझ लीजिए क्या करना है। ये जो है उस आंसर को आप अपने स्मॉलर और लार्जर में लिखिए क्या निकलता है देखिए, और इस आंसर को भी आप लिखिए स्मॉलर और लार्जर का क्या निकलता है। ठीक है चलिए बढ़ते हैं आगे। ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन था। नाउ सेकंड, आपको पता चल गया होगा कि टफ तो है लेकिन हमें पढ़ना भी है साथ ही। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 की हो जाते हैं। नाउ डिस्टेंस वाले फॉर्मूला आ गए वापस। डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड, जो भी हमारा सॉरी स्पीड इक्वल डिस्टेंस डिवाइड बाय टाइम। ट्रेन ट्रैवल्स, ऐसे हमको पहले समझ लेने का कि उसके अंदर एक्चुअल में डेटा में क्या दिया है, गाड़ी की स्पीड बढ़ाई गई है या कम की गई है, उसके ऊपर सब कुछ डिपेंड करेगा। ठीक है। नाउ ट्रेन ट्रैवल्स 360 किलोमीटर एट यूनिफॉर्म स्पीड। स्पीड हमें बता दी गई है, कितनी स्पीड है, स्पीड हमें बता दी गई है कितनी 360 किलोमीटर एट सॉरी डिस्टेंस हमें बता दिया गया है, स्पीड तो हमें पता नहीं है। 360 किलोमीटर डिस्टेंस जो हमारा है वो कितना है 360 किलोमीटर रेडी। अब ये बताया गया है कि इफ द स्पीड हैड बीन 5 किलोमीटर पर आवर मोर स्पीड बढ़ा दी गई, अगर स्पीड बढ़ाएंगे तो गाड़ी जल्दी पहुंचेगी, मतलब टाइम कम लगेगा। तो बताया है हैव टेकन 1 आवर लेस, 1 घंटा कम लग रहा है। सिंपल। नाउ फॉर सेम जर्नी फाइंड स्पीड ऑफ द ट्रेन। स्पीड ऑफ द ट्रेन एज्यूम करनी है। देन सपोज स्पीड ऑफ द ट्रेन, सपोज स्पीड ऑफ द ट्रेन इज x किलोमीटर पर आवर, x किलोमीटर पर आवर। अब समझिए x किलोमीटर पर आवर। अब उस वक्त के लिए मैं टाइमिंग मेजर करता हूं। हमारा फॉर्मूला क्या है, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस डिवाइड बाय टाइम। ऐसा फॉर्मूला है ना हमारा, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस डिवाइड बाय टाइम, देन टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस डिवाइड बाय स्पीड। सिंपल। ये फर्स्ट केस के लिए जब मैं टाइम मेजर करता हूं, पहले मुझे कितना टाइम लग रहा था t1, कितना टाइम लग रहा था 360 कवर करने के लिए, मेरी स्पीड कितनी थी x, कितनी थी x, तब मेरा टाइम क्या था t1, क्या टाइम लग रहा था मुझे t1। अब सेकंड केस क्या हो गया, स्पीड बढ़ा दी गई, कितनी स्पीड हो गई। नाउ पहले जो स्पीड थी, ये केस के अंदर जो हमारी स्पीड थी वो स्पीड कितनी थी x थी। अब स्पीड बढ़ा दी गई। नाउ इन सेकंड स्पीड क्या हो गई x + 5 किलोमीटर पर आवर। यहाँ पे आपका यूनिट लिखिएगा रेडी। पहले स्पीड x किलोमीटर थी, तब टाइम t1 लग रहा था ट्रेन को पहुंचने में। लेकिन जब स्पीड बढ़ा दी 5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड बढ़ा दी, तो टाइम क्या लगेगा सोचो। यहाँ पे t1 टाइम है, यहाँ पे इतनी स्पीड बनाने के बाद ये नहीं पता कितना टाइम था, लेकिन ये पता है कि 1 घंटा कम लगा किसके कंपेयर में पहले। मतलब कि यहाँ पे जो टाइम लगा वो टाइम जो पहले t1 पहले लग रहा था उससे क्या हुआ 1 घंटा कम लगा। सिंपल ना। क्या स्पीड x + 5 किलोमीटर पर आवर थी, सॉरी स्पीड x किलोमीटर पर आवर थी, तब ये टाइम था। अब स्पीड x + 5 किलोमीटर पर आवर हो गई, तब टाइम तो जो पहले लग रहा था उससे कम हो गया। यानी कि अब टाइम कितना लग रहा है, t1 तो कितना है हमारे पास 360/x - 1, यानी ये हो जाएगा हमारा कंडीशन नंबर 2। तो ये हो गया हमारी एक्चुअल टाइम। t2 ना लिखो आप, एक्चुअल टाइम लिखो तो भी बहुत है, क्योंकि वही तो हमारा टाइम रहेगा। ठीक है। नाउ क्या है टोटल डिस्टेंस 360 किलोमीटर, टोटल डिस्टेंस बताया गया है। तो अब हमारा मेन फॉर्मूला स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस डिवाइड बाय टाइम, देन डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम ना। रेडी, ये यहां मल्टीपल हो जाएगा। डिस्टेंस दिया गया है, कितना डिस्टेंस 360 किलोमीटर, कितना है 360। स्पीड हमें बताई गई है, कितनी है हमारी स्पीड, हमने एज्यूम की थी स्पीड x इनटू टाइम हमारा कितना है, कितना टाइम लगा, ये रहा टाइम हमने ढूंढा ना 360 by x - 1।
सिंपल, रेडी, कुछ नहीं किया, डिस्टेंस की वैल्यू रखी, स्पीड की वैल्यू रखी, टाइम की वैल्यू रखी, बस, और कुछ नहीं किया। अब उसको नॉर्मल सिर्फ सॉल्व करना है कैलकुलेटिव टर्म में। रेडी, कैसे करेंगे? दो तरीके से कर सकते हैं, ये x को डिवाइड में ले लो, मल्टीप्लाई टर्म है, सामने एलसीएम ले लो। कैसे? इस x को डिवाइड में ले लो, यानी कि इस x को मैं यहाँ पे डिवाइड में ले लेता हूँ, 360 डिवाइड बाय x इज इक्वल टू, सामने क्या रह गया, 360 डिवाइड बाय x माइनस 1। कुछ बच्चे क्या करते हैं, यहाँ पे बहुत भयंकर मिस्टेक करते हैं, ये x को उड़ा देंगे, डायरेक्ट नहीं उड़ा रहा है, पहले ये x एलसीएम जाएगा, पहले x ऊपर नहीं जाएगा फिर उड़ेगा, यही गलती होती है, फिर आंसर आता है, रुकता नहीं है, आंसर आपका कुछ और ही निकल के आ जाता है। ठीक है, चलिए क्या करना है, पहले तो एलसीएम ले लीजिए, 360 बाय x इज इक्वल टू 360 माइनस x वन जा x। नाउ आप उसको कट कर सकते हो, क्या? फिर से एक बार देख लीजिए क्या किया है, ये मल्टीप्लाइड टर्म था, ये पूरा हमारा स्पीड इनटू डिस्टेंस, सॉरी डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम था, हमने सिर्फ इसको क्या किया, यहाँ पे डिवाइड में लिया, सामने ये हमने क्या कर दिया है, मल्टीप्लाई कर दिया, देख लीजिए x x उड़ गया, सामने माइनस x आ गया। रेडी, अब दो तरीके से हो सकता है, यहाँ पे 360 इज इक्वल टू 360 माइनस x, तो x कैसे हो गया, माइनस x इक्वल टू 1, तो वो तो पॉसिबल नहीं है, तो यहीं पे ही आप उसको क्लियर कर सकते हो। देखिए कि भाई स्पीड वेरी कब क्या थी, x, है ना, तो अगर हमने टाइम ये लिया, यहाँ पे बच्चे ये गलती करते हैं, इसलिए मैंने आपको बताया कि मैंने अगर x लिया तो मेरा आंसर ये से आके रुक गया, पर जब मैं टाइम ले रहा हूं 360 बाय x माइनस 1, तब मुझे स्पीड भी क्या लेनी पड़ेगी, यही लेनी पड़ेगी ना, जो मेरी एक्चुअल स्पीड थी वो, यानी कि यहाँ पे x नहीं है, इसकी जगह पे क्या आएगा, x प्लस 5। ठीक है, ध्यान रखना ऐसी मिस्टेक होती है, यहाँ पे आके बच्चे रुक जाते हैं और डायरेक्ट उड़ा देते हैं, ऐसे 360 से उड़ गया, सामने चला गया, x इक्वल टू माइनस 1। अरे भाई x तो स्पीड है, माइनस कैसे होगी, क्लियर, इसलिए ये करके बताया है आपको कि कहां पे मिस्टेक आती है आपकी। यहाँ पे देखिए टाइम 360 बाय x माइनस 1 है, तो आपने अगर टाइम ये लिया तो स्पीड आप इनिशियल कैसे ले सकते हो, आपने टाइम ये लिया तो स्पीड भी आपको वही कंडीशन की लेनी पड़ेगी ना, आप सेकंड कंडीशन की टाइम, सेकंड कंडीशन का टाइम ले रहे हो और फर्स्ट कंडीशन की स्पीड ले रहे हो, ऐसी बात बनी, ऐसी मिस्टेक होती है, इसलिए करके बताया। जो उठने वाले बच्चे थे वो तो उसको यही पता चल गया होगा, जो पढ़ने वाले बच्चे उनको पता यही चल गया होगा कि सर ने ये 360 बाय x लिया तो ये गलत लिया है, ऐसा आपको पता अब चल जाना चाहिए। देखिए मिस्टेक कहाँ-कहाँ होती है वो भी आपको क्लियर होना चाहिए, तो आप आगे जाके वो चीज, वो गलती बार-बार नहीं करोगे। ठीक है, याद रखना इस बात को हर वक्त। चलिए क्या हुआ, जो आप ये कंडीशन, ये स्टेटमेंट भी आपको लिखना हो तो नोट डाउन कर दीजिएगा कि जिस कंडीशन का टाइम ले रहे हो वो उसी कंडीशन की स्पीड लेनी है, वरना ये स्पीड डिस्टेंस वाले सम इतने इजी है फिर भी हार्ड लगेंगे। ठीक है, चलिए सिर्फ कुछ करना नहीं है, सिर्फ यहाँ पे जो हमने x लिया है वो x की वैल्यू हमें थोड़ी प्रॉपर करनी है। ये जो x था उसकी जगह पे क्या आ जाएगा, x प्लस 5, बराबर। वो बात की ध्यान रखना, ये x ये जो हमने नीचे लिया तो भी इसके अंदर भी कुछ बच्चे ऐसा करते हैं, 360 डिवाइड बाय x प्लस 5 इज इक्वल टू 360 डिवाइड बाय x माइनस 1। ये x को उड़ा देंगे, अरे भाई वो वेरिएबल है, वो तो ढूंढना है, वो क्यों उड़ा रहा है, ऐसा होता है, ऐसा ना हो, ध्यान रखना खास। ठीक है, चलिए एलसीएम ले लो पहले तो, सामने 360 अपॉन x प्लस 5 एज इट इज, सामने एलसीएम 360 माइनस x डिवाइड बाय x। चलिए दोनों साइड न्यूमरेटर डिनोमिनेटर आ गया, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, रेडी, 360x इज इक्वल टू सामने 360, ये देखिए दो नंबर हमारे पास है, एक साइड हमारे पास x प्लस 5 है, आपको डायरेक्ट ना करना हो तो ये स्टेप यहाँ भी दिखा सकते हो ऐसे, 360 माइनस x प्लस 5, ये पूरा ब्रैकेट इंसर्ट सामने मल्टीपल हुआ, बराबर। चलिए अब मल्टीप्लाई कर दीजिए, सिंपल मेथड है हमारी, सो 360x इज इक्वल टू 360x प्लस 36 5 जा 180 00 माइनस x स्क्वायर माइनस 5x, डन। चलिए
360 360 तो अपने आप कट हो गए। अब ये कट होगा क्योंकि साइन भी सेम है और इक्वल टू के दोनों साइड अलग अलग साइड है। सबको ले लो लेफ्ट हैंड साइड में क्योंकि ये प्लस चाहिए हमें, x स्क्वायर प्लस होना चाहिए ना। रेडी। एक बच्चे ने मुझे ये भी पूछा था कि सर x स्क्वायर को क्यों आप प्लस बना रहे हो, बार बार आप x स्क्वायर को माइनस नहीं रख सकते? रख सकता हूं, पर x स्क्वायर वाला टर्म जितना ज्यादा पॉजिटिव रखोगे उतनी गलतियां कम होगी, वरना आपको ये माइनस लेके इसका फैक्टर निकालना पड़ेगा। हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म जो है वो ax स्क्वायर है, वहां पे ऐसा नहीं बोल रहा हूं कि a की वैल्यू माइनस नहीं हो सकती है, पर वो ना हो वो ज्यादा बेटर है। माइनस कॉमन लेके उसको प्लस बनाओ कुछ भी करके, तो सम इजी बनेगा। ठीक है, चलिए क्या हो गया, x स्क्वायर इस तरफ आ गया प्लस बन गया, प्लस 5x ये इस तरफ आ गया माइनस 1800 इज इक्वल टू 0। अब देखिए इसके फैक्टर निकालना है, नॉर्मल मेथड ही है, सिर्फ फैक्टर निकालना है आपको और आपको इसको सॉल्व कर देना है। रेडी। आपको फैक्टर में बोल भी दे रहा हूं 1800 माइनस 5x। बोलने से पहले आप लोग वीडियो को पुश कीजिए यहाँ पे और आप खुद से सोचिए कि इसके फैक्टर क्या निकल सकते हैं। ठीक है, और कमेंट सेक्शन में उसके आंसर लिखिए, फिर मुझे बताइए सर इसके फैक्टर निकलेगी। ओके, लिख दिया। चलिए फैक्टर निकल रहा है इसके 45 एंड 40। क्या निकल रहा है फैक्टर? 45 एंड 40। रेडी ना, 45 क्योंकि मुझे पता है सिंपल 180 है, पीछे डबल जीरो है, इधर 5 है, यानी 45 4 9 माफ कीजिए 180 क्लियर, और एक जीरो इसके साथ मैच हो जाएगा, यानी इसके दो फैक्टर निकल जाएंगे 5x से 45 एंड 40। ठीक है, तो इसका जो फैक्टराइजेशन है वो मैं आपको होमवर्क में दे रहा हूं। आखिर में सेंटेंस लिखना है स्पीड ऑफ ट्रेन इज इक्वल टू दिस किलोमीटर पर आवर। रेडी, सेशन चालू है, फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और दूसरी बात, स्क्रीनशॉट आप ले रहे हो तो इसको डायरेक्ट कॉपी पेस्ट मत करो, इसीलिए ये गलतियां हुई। एक्चुअल में आखिरी लेक्चर के अंदर भी ये गलतियां बच्चों से हुई। आते हैं मैं आपको ये देता हूं, आप डायरेक्ट उतार देते हो, ऐसा मत करो। इसलिए मैंने यहाँ पे कहा गलती होती है वो करके आपको बताया। जब आप ऐसा खुद करोगे तब आपको पता चलेगा मेरी यहाँ पे गलती हो रही है। ठीक है, ध्यान रखो इस बात को। चलिए स्क्रीनशॉट ले लो, उसके बाद आगे करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। Two water tap together can fill tank in 9 integer 3/8 hours. The tap of larger diameter takes 10 hours less than the smaller diameter. Sorry, smaller one. To fill the tank separately. Find time in which each tap can separately fill the tank. देखिए सम थोड़ा सा टेढ़ा, थोड़ा सा, अगर आप समझोगे तो बहुत इजी हो जाएगा। बताया ऐसा गया है, एक टंकी भरनी है पानी की, एक छोटी हमारे पास टैप है, मतलब कि छोटे डायमीटर के पाइप वाली हमारे पास एक टैप है, और एक बड़े डायमीटर की पाइप वाली हमारे पास टैप है। छोटे जो डायमीटर वाली टैप है उसमें जो कुछ टाइम लग रहा है उसकी कंपैरिजन में जो बड़े डायमीटर वाली है उसमें कम टाइम लग रहा है। वो तो सीधा ही है ना, इतना बड़ा फ्लो है तो फटाफट से टाइम भर जाएगी। तो यहाँ पे आपको एज्यूम क्या करना रहेगा कि भाई जो स्मॉलर डायमीटर वाली पाइप है वो और लार्जर डायमीटर वाली पाइप है वो दोनों के लिए स्टेटमेंट दिया है। देखिए स्मॉलर के लिए भी स्टेटमेंट दिया है और लार्जर के लिए भी स्टेटमेंट दिया है। क्लियर, तो हम स्मॉलर और लार्जर का कंपैरिजन करेंगे ना। क्लियर, और वही चीज आपको एज्यूम करनी है कि भाई स्मॉलर डायमीटर वाली पाइप उसकी कंपैरिजन में अगर लार्जर डायमीटर वाली पाइप को 10 घंटे कम लग रहे हैं तो टाइम एज्यूम करना है हमें, वो तो पता चल गया। क्लियर, तो लिखो भाई सपोज क्वेश्चन नंबर हमारा 9, सपोज टाइम टेकन by smaller diameter tap to fill tank is x hour। सिंपल, छोटे डायमीटर वाली टैप को टैंक भरने में सपोज कितने घंटे लग रहे हैं? x घंटे लग रहे हैं। तो सेम थिंग, सेम, कोई चेंज नहीं। टाइम टेकन बाय लार्जर डायमीटर टेप टू फिल टैंक, इसको जो लग रहे हैं ना उससे 10 घंटे क्या कर रहा है, लग रहे हैं कम लग रहे हैं। किसको? लार्जर डायमीटर वाली को। क्या समझो, क्या इसको जो टाइम लग रहा है कंपेयर में इसको कितना टाइम लग रहा है? 10 घंटे कम लग रहा है। अब समझो, अब मेन क्वेश्चन है। फर्स्ट स्टेटमेंट देखो,
टू वाटर टैप टुगेदर कैन फिल द टैंक इन दिस आवर। दोनों एक साथ अगर चालू कर देता हूं तो इतने घंटे लग रहे हैं, जो बताया कि 9 इंटीजर 3/8, सॉरी 9 इंटीजर 3/8, क्लियर। तो उतने घंटों में वो दोनों टैप अगर चालू कर दूं तो मेरी टंकी भर जाएगी। पर समझो, वो दोनों टैप को मैं एक साथ चालू करता हूं तो टंकी भरती है ना। कोई भी चीज जैसे कि वो टंकी भरेगी, उसमें कितने लीटर पानी होगा वो मुझे किसी पाइप से डालना होगा, तो मैं क्या कहूंगा भाई ये पाइप की मदद से, जैसे कि 2 घंटों में काम हुआ और उसके अंदर 50 लीटर पानी आया, तो हम क्या कहेंगे 50 लीटर पर 2 आवर, ऐसा कहेंगे 50 लीटर पर 2 आवर। जो लीटर है वो ऊपर रखेंगे और आवर है वो नीचे रखेंगे, यानी कि कितनी टंकी भर गई वो मुझे फाइंड करना हो। यहाँ पे तो एक ही डायमीटर है और एक ही टंकी है, क्लियर। तो कितना पार्ट टंकी का कितना पार्ट फिल हो गया विद द हेल्प ऑफ स्मॉलर डायमीटर टैप एंड विद द हेल्प ऑफ लार्जर डायमीटर टैप, वो मुझे अगर लिखना हो तो मैं कैसे लिखूं? ऐसे लिख सकता हूं द पार्ट ऑफ टैंक filled by smaller diameter tap। समझना क्या लिखा मैंने, जो टैंक भरी गई है वो टैंक filled by smaller diameter tap। अगर स्मॉलर डायमीटर वाली जो टैप है उसकी मदद से मैं टैंक भर रहा हूं तो कितनी टैंक भरेगी, तो जो है टैंक की साइज डिवाइड बाय उसके लिए जो टाइम लग रहा है वो, सिंपल ना, 50 लीटर प्रति घंटे या 50 लीटर प्रति 2 घंटे, भाई 2 आवर्स में 50 लीटर भर रहा है, मतलब कि जितना भर रहा है पार्ट वो ऊपर आएगा, क्योंकि टंकी तो एक ही है, हमें तो वो तो पता नहीं कितना लीटर लेना है, उससे तो कोई हमें लेन देन नहीं, यानी कि कितना भाग भर जाएगा, देन 1/x जितना भाग भर जाएगा। क्यों? क्योंकि x तो आवर है, ये हमारी टंकी है, एक टंकी भरने के लिए छोटी टैप को, छोटे डायमीटर वाली टैप को x आवर लग रहा है, सिंपल। सेम थिंग the part of tank filled by larger diameter tap, वो कितना होगा, लार्जर के लिए कितना टाइम लग रहा है, x - 10, देन 1/x - 10 आवर हो जाएगा, सिंपल 1/x - 10 आवर हो जाएगा, या सॉरी आवर नहीं, माफ कीजिए, उतना पार्ट भर जाएगा कि भाई बड़े डायमीटर वाली पाइप से इतना पार्ट भर रहा है टैंक का, छोटे डायमीटर वाली पाइप से इतना भाग भर रहा है, रेडी, इतना पार्ट हो रहा है। अब आप लिख सकते हो पहला स्टेटमेंट, देखिए वाटर टैप टुगेदर कैन फिल द टैंक। अब ये दोनों का टोटल, क्योंकि ये दोनों पार्ट हो गए, ये क्या 1/x पार्ट हुआ, इतना पार्ट प्लस इतना पार्ट, दोनों का मिला के कितना टाइम, देन 9 इंटीजर 3/8, यानी अब इक्वेशन लिख देते हैं 1/x प्लस 1/x - 10, और दोनों का मिला के कितना टाइम लग रहा है, दोनों का मिला के आपको बताया गया है कितना टाइम लग रहा है, 9 इंटीजर 3/8। अब उसको नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं तो वो आ जाता है 75/8। अब यहाँ पे एक चीज का ध्यान रखना है खास, देखिए ये जो था वो हमने क्या किया, डिवाइड में लिखा, मतलब कि आवर्स देखिए डिवाइड में चल रहा है, टाइम डिवाइड में चल रहा है, ये टाइम वो डिवाइड में चल रहा है, 1/x 1/x/10, तो ये भी टाइम ही है ना, तो ये टाइम को भी डिवाइड में लेना पड़ेगा, मतलब 1/75/8, क्लियर ना, एक ही काम हो रहा है ना, यहाँ पे तो एक ही टर्म भरी जा रही है, मतलब 1/75/8, वो क्या कर दो, इन्वर्ट कर दो, डिवाइड का डिवाइड ऊपर चला जाएगा ना 8, मतलब इसको डायरेक्ट लिख सकता हूं मैं 8/75, डन, रेडी। अब इसको सिर्फ सॉल्व करना है, ऐसा एक मिसलेनियस सम हमने सॉल्व कर दिया, आगे रेडी, चलिए सॉल्व कर देते हैं। नॉर्मल है, बहुत इजी है, सिर्फ एलसीएम लेना है, x एलसीएम, माफ कीजिए x - 10 एलसीएम, देन क्रॉस मल्टीप्लाई x - 10 प्लस x, देन 8/75। चलिए अब x प्लस x 2x माइनस 10 what divided by x square minus 10x, ready, is equal to 8/75। चलो यहीं पे आगे कर देता हूं, सिर्फ क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, कुछ नहीं करता है, 75 2 जा 150x, 75 10 जा 750, 8x square minus
80x। डन, सिंपल। चलिए उस तरफ ले लीजिए, इस तरफ तो 0 हो जाएगा, सामने 8x स्क्वायर माइनस 80 माइनस 150, उस तरफ जाएगा माइनस हो जाएगा ना, यानी माइनस 230x, ये उस तरफ जाएगा प्लस हो जाएगा 750, यानी हमारा इक्वेशन बन के आ गया 8x। कुछ कॉमन निकल सकता है तो निकाल लेना, वरना चलेगा। 2 कॉमन निकल सकता है अगर निकालना, चलो निकाल लेते हैं, क्योंकि 230 है, सामने 750 है, तो जितना कॉमन निकालोगे उतना आपके लिए बेटर हो जाएगा, नहीं निकालोगे तो भी आंसर निकल के आ ही जाएगा। चलिए 2 कॉमन, तो अंदर रह गया 4x स्क्वायर माइनस 230 का आधा, 200 का आधा, सॉरी 200 का हाफ 100, 30 का हाफ 15 मींस 115x प्लस 750 का हाफ, 750 मींस व्हाट्स फर्स्ट ऑफ ऑल 700, हाफ 350 प्लस 25 375 इज इक्वल टू 0। 2 कॉमन सामने डिवाइड में जाने दो, क्या रह गया 4x स्क्वायर माइनस 115x प्लस 375 इज इक्वल टू 0। चलिए ये हो गया हमारा इक्वेशन। रेडी, सॉल्व करना आपको मैंने सिखाया हुआ है, डिस्क्रिमिनेंट से करो चाहे फैक्टर से करो। क्या करना है, 4 into 375, सबसे पहला तो ये करना है, 4 into 375, 4 into 375, 375 और 4 का मल्टीप्लाई करो सबसे पहले, भाई 300 4 जा 12, 75 4 जा 150 का डबल 300 मींस 1500, सिंपल। 1500 मल्टीप्लाई आना चाहिए और टोटल आना चाहिए 115। 1500 कितना आना चाहिए, मल्टीप्लाई आना चाहिए और टोटल आना चाहिए 115। जो समझदार बच्चे उनके दिमाग में तुरंत स्पार्क हो गया होगा कि भाई ये दो ही नंबर ऐसे होते हैं जिसका मल्टीप्लाई 1500 आ सकता है और उन दोनों का टोटल 115 आ सकता है। ठीक है, आपको फैक्टराइज करना है, ये चीज आपको होमवर्क में दे रहा हूं मैं, हिंट आपको दे दी पूरी, आपको पूरा सम समझा दिया, सिर्फ आपको फैक्टराइज करना है जिसका मल्टीप्लाई 1500 और टोटल कितना है 155। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट सम जो हमारा है वो क्वेश्चन नंबर 10, एन एक्सप्रेस ट्रेन टेक 1 आवर लेस। अब यहाँ पे वो सम नहीं आ पाएगा, स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद आगे बढ़ते ले लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, an express train takes 1 hour less than the passenger train to travel 130 किलोमीटर between मैसूर and बैंगलोर। भाई जो पैसेंजर ट्रेन और एक्सप्रेस ट्रेन है उन दोनों के बीच का जो टाइमिंग है किलोमीटर 130 आवर डिस्टेंस है, उसको कवर करने के लिए उसका जो टाइमिंग है वो टाइमिंग के बारे में कुछ बात चल रही है। 1 आवर लेस देन पैसेंजर ट्रेन जो है उसके कंपैरिजन में एक्सप्रेस ट्रेन 1 घंटा कम लगे। सीधी बात है ना, पैसेंजर ट्रेन धीरे धीरे चलती है, लोकल होती है, और एक्सप्रेस ट्रेन फटाफट चली जाती है, तो एक्सप्रेस ट्रेन को जो टाइम लग रहा है वो 1 घंटा कम लग रहा है। सेकंड स्टेटमेंट, बीच में एक ब्रैकेट में दिया हुआ है कि विदाउट टेकिंग इनटू कंसीडरेशन टाइम दे स्टॉप एट इंटरमीडिएट स्टेशन। इंटरमीडिएट स्टेशन पे वो कहीं पे रुक नहीं रही, ऐसा एज्यूम कीजिए। ठीक है, if the average speed of express train is 11 km per hour more than that of the passenger train। देखिए अब ये जो स्टेटमेंट है वो बहुत काम में आएगा आपको एज्यूम करने में। क्यों? क्योंकि यहाँ पे बताया गया कि भाई जो नॉर्मल स्पीड आपकी जो एक्सप्रेस ट्रेन की है उसकी कंपैरिजन में जो पैसेंजर ट्रेन की जो स्पीड है उन दोनों के बीच का रिलेशन दिया हुआ है। मतलब कि कोई एक को हम एज्यूम कर लेते हैं, जैसे कि मैं पैसेंजर ट्रेन को एज्यूम करता हूँ कि भाई सपोज पैसेंजर ट्रेन उसकी जो स्पीड है वो सपोज अगर मैं लेता हूँ x, तो एक्सप्रेस ट्रेन के बारे में क्या स्टेटमेंट है देखिए, इफ द एवरेज स्पीड ऑफ एक्सप्रेस ट्रेन इज 11 किलोमीटर पर आवर मोर देन द पैसेंजर ट्रेन। पैसेंजर अगर x होगा तो वो 11 प्लस x हो जाएगा, सिंपल। यानी एज्यूम इतना जल्दी और आसानी से हो जाता है अगर आप सम को समझो तो। बाकी देखने में तो बहुत हार्ड लगेंगे, ये जो सम है वो बहुत हार्ड लगेंगे आपको, ये जो खास करके डिस्टेंस और स्पीड वाले सम है वो, बराबर। मिस्टेक ना हो इसलिए कहां मिस्टेक होती है ना, वो भी मैंने बताया था, वो सारी बातों को दिमाग में रखना। चलिए nx जो एज्यूम करना है वो एज्यूम कर लेते हैं कि भाई हमारा जो एवरेज स्पीड है किसका, पैसेंजर ट्रेन का। क्वेश्चन नंबर 10, स्पीड ऑफ पैसेंजर ट्रेन की जो स्पीड है कौन सी स्पीड है, एवरेज, सॉरी तो एवरेज लिख देता हूं आगे। एवरेज स्पीड ऑफ पैसेंजर ट्रेन इज सपोज x किलोमीटर पर आवर एंड अकॉर्डिंग टू सेकंड स्टेटमेंट एवरेज स्पीड ऑफ एक्सप्रेस ट्रेन इज 11 प्लस x, यानी x प्लस 11, क्योंकि 11 आवर
11 किलोमीटर पर आवर की स्पीड क्या है उसकी ज्यादा है, यानी इसकी x है तो इसकी क्या हो जाएगी x प्लस 11 किलोमीटर पर आवर। मैं पहले स्टेटमेंट से भी एज्यूम कर सकता था, बराबर, ऐसा नहीं कि नहीं कर सकते, मैंने कहा दोनों साइड से एज्यूम होता है, आपको जो ठीक लगे आप आराम से कर सकते हो, क्योंकि ये बहुत इजी लगा मुझे, इसलिए इजी क्यों, क्योंकि सीधा ही है कि भाई ये x है तो उसमें 11 ज्यादा है, तो x प्लस 11, सिंपल। अब फर्स्ट स्टेटमेंट, एन एक्सप्रेस ट्रेन टेक 1 आवर लेस देन द पैसेंजर ट्रेन, दिख ही रहा है, देखिए मैं दोनों को पहले अलग अलग कर देता हूं, टाइम टेकन बाय फर्स्ट ऑफ ऑल पैसेंजर ट्रेन, पैसेंजर ट्रेन के लिए क्या टाइम लग रहा है, फॉर्मूला क्या है, स्पीड इक्वल डिस्टेंस डिवाइड बाय टाइम, देन टाइम इक्वल डिस्टेंस डिवाइड बाय स्पीड, कितना डिस्टेंस है 132 आवर, तो पैसेंजर के लिए कितना हो जाएगा 132 बाय स्पीड, पैसेंजर ट्रेन की एवरेज स्पीड कितनी है x, सेम थिंग टाइम टेकन बाय एक्सप्रेस ट्रेन, 132 डिस्टेंस तो वही का वही है लेकिन स्पीड बदल गई, कितनी हो गई है x प्लस 11, रेडी, यहाँ पे ये आवर हो जाएगा इतने आवर्स, ये भी इतने आवर्स, रेडी, समझ में आई बात क्या, टाइम टेकन बाय पैसेंजर ट्रेन इज दिस आवर एंड टाइम टेकन बाय एक्सप्रेस ट्रेन इज दिस आवर। अब क्वेश्चन को समझ, क्या बताया गया है क्वेश्चन के अंदर कि जो आपके पास एक्सप्रेस ट्रेन है, वो एक्सप्रेस ट्रेन उसकी जो स्पीड है वो ज्यादा है, यानी कि वो 1 घंटा कम लगा रही है कंपेयर टू पैसेंजर ट्रेन। पैसेंजर ट्रेन के लिए टाइम क्या था 130 बाय x, समझिए बहुत इजी है, क्वेश्चन के हिसाब से देख जाइए, ये पैसेंजर ट्रेन का टाइम था, ये एक्सप्रेस ट्रेन का टाइम है, एक्सप्रेस ट्रेन का टाइम उसकी कंपैरिजन में पैसेंजर ट्रेन का जो टाइम है वहां 1 घंटा कम लगता है, समझ रहे हो क्या किया है, ये जो है वो पैसेंजर ट्रेन का टाइम है, ये जो वो एक्सप्रेस ट्रेन का टाइम है, ऐसे समझिए सपोज ये T1 है, ये T2 है सपोज, तो यहाँ पे जो टाइम लग रहा है वो 1 घंटा कम लग रहा है, इसकी हम बात करें तो यहाँ पे टाइम लग रहा है उससे 1 घंटा कम लग रहा है, सिंपल। फिर से एक बार स्टेटमेंट देख लीजिए, स्टेटमेंट के अंदर बताया गया है, क्या बताया गया है, एन एक्सप्रेस ट्रेन टेक्स 1 आवर लेस देन द पैसेंजर ट्रेन, 1 आवर लेस, एक्सप्रेस ट्रेन इज टेक 1 आवर, ये तो एक सीधा, ये तो 1 घंटा कम लगा ही रही है, इस तरफ 1 आवर लेस करना पड़ेगा, तो इक्वल 1 दोनों, ये एक्सप्रेस है ये नॉर्मल है, बराबर, चलो ये सॉल्व कर देते हैं इसको, अब इसको उस तरफ जाने दो, 1 को इसको यहाँ ले लो, 132 बाई x, ये इस तरफ आएगा माइनस 132 बाई x प्लस 11, माइनस हो जाएगा, इस तरफ आएगा, सामने हो जाएगा, सिंपल, रेडी। स्टेटमेंट देख लीजिए दोनों से कि भाई एक्सप्रेस ट्रेन गया था, एक्सप्रेस ट्रेन वो है, वो सारी बातें आपको दिमाग में रखनी है, बराबर। चलिए हमारा ये फॉर्मूला आ गया, अब इसको आपको सिर्फ क्या करना है, सॉल्व करना है, मिसलेनियस एग्जांपल जैसा हो गया, सिंपल। चलिए एलसीएम x प्लस 11, एलसीएम आ जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई 132x प्लस 132 इंटू 11, दो चीज, 132 इंटू 11, सबसे पहले आप 132 करो तो 1320 10 जा 1320 10 जा, प्लस और 132 के अंदर हम ऐड कर देंगे 2541 1452 1452 इज इक्वल टू, रेडी ना, हमने सिर्फ मल्टीप्लाई करना है, मल्टीप्लाई कर दिया, रेडी। समझिए क्या किया है, 132x माइनस की साइन है, पहले तो वो देख लीजिए, हाँ खास वरना मिस्टेक होगी, क्या देखिए एलसीएम ले लिया, अब क्रॉस मल्टीप्लाई करते वक्त ये माइनस हो जाएगा क्योंकि ये तो कर दिया 132x प्लस 11 बट माइनस 132 into x क्या हो जाएगा 132x इज इक्वल टू, सामने 1 था। एक और आपको ट्रिक समझा रहा हूं, वो ट्रिक छोटी सी ही है, आपको चेक करना हो ना कि आपका सम राइट है कि रॉन्ग है, तो क्या देखना है, ये ऑलवेज उड़ जाएगा ऊपर, जो 1 पावर वाला टर्म होता है वो ऑलवेज क्या हो जाएगा, कट हो जाएगा, ये ऑलवेज यहाँ पे ये 1 पावर वाला टर्म क्या हो जाएगा, कट, यानी कि सपोज ये 1 पावर वाला टर्म कट हो जाए तो दिमाग में रखना कि आप सही जा रहे हो, ये ना कट हुआ, यहाँ पे बीच में कहीं पे प्लस वगैरह आ गया तो आप गलती कर रहे हो, स्पेशली इस टाइप के सम हो तभी, हाँ ध्यान रखो। चलिए मल्टीप्लाई कर देते हैं इसको, क्या रहेगा यहाँ पे
1452 सामने मल्टीपल x स्क्वायर प्लस 11x, इसको इस तरफ लीजिए, इक्वेशन हमारे पास बन के आ जाएगा x स्क्वायर प्लस 11x माइनस 1452 इज इक्वल टू 0। नॉर्मल फैक्टराइजेशन होमवर्क में दे रहा हूं, क्योंकि जितना फैक्टर आप खुद सॉल्व करोगे उतना ही आपका फैक्टराइजेशन ज्यादा क्लियर होगा, क्योंकि अब बहुत ज्यादा काम में आएगा फैक्टराइजेशन है, वो बहुत ज्यादा ध्यान रखना, इसलिए आपको ही बार बार गिनने के लिए दे रहा हूं, क्योंकि सम तो बहुत यहां तक ही लेके आना होता है, उसके बाद फैक्टराइजेशन तो बहुत इजी होता है, लेकिन बच्चे को वो ही नहीं आता कि सम यहां तक ले आए लेकिन फैक्टर नहीं आएंगे, खुद प्रैक्टिस करो। नॉर्मल ये 1452 उसको आप फैक्टराइज कर दो अलग अलग टुकड़ों में, फिर पैर बना दो जिसका सबट्रैक्शन 11 आना चाहिए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 के बाद क्वेश्चन नंबर 11। चलिए क्या बताया गया 11 नंबर के अंदर, सम ऑफ द एरियाज ऑफ टू स्क्वायर, सम ऑफ द एरियाज ऑफ टू स्क्वायर इज 468 मीटर स्क्वायर। यही पता चल जाता है कि ये क्वाड्रेटिक का है, स्क्वायर दिया हुआ है पहले तो। दूसरी बात ये भी पता चलती है कि स्क्वायर वाला टर्म है, मतलब कि ये इक्वेशन बनाएगा, ये एज्यूम नहीं करवाएगा, ये इक्वेशन बनाएगा। स्क्वायर वाला टर्म ऑलवेज आपका जनरली आपको क्या बना के देगा, अगले सम के अंदर हमने देखा, नेक्स्ट लास्ट सम के अंदर क्लियर, कि जहां पे स्क्वायर के बिना पावर जब 2 नहीं है, उसके अलावा अगर हमारे पास कोई कंडीशन है तो वो आपको प्रॉपर एजम्पशन देगा, उसके बाद दूसरा स्टेटमेंट है वो आपको क्या देगा, इक्वेशन बना के देगा, ठीक है। यहाँ पे देखिए दूसरा स्टेटमेंट, the difference of their perimeter is 24 मीटर। दोनों के बीच का जो डिफरेंस है पेरीमीटर उसका कितना है, डिफरेंस सॉरी कितना है पेरीमीटर का 24 मीटर। दोनों स्क्वायर है तो दोनों का पेरीमीटर होगा ही, और स्क्वायर का पेरीमीटर 2 पावर वाला नहीं आता, एक ही आता है, क्योंकि 4x पेरीमीटर कितना होता है 4x। तो एज्यूम करो भाई, सपोज साइड ऑफ एनी, चलो हम नाम दे देते हैं फर्स्ट एंड सेकंड स्क्वायर, दो स्क्वायर है क्लियर, साइड ऑफ फर्स्ट स्क्वायर इज x मीटर, साइड ऑफ फर्स्ट स्क्वायर, पहले स्क्वायर की साइड एक 4 साइड होती है ना, उसमें एक साइड कितनी है 4x, देन पेरीमीटर ऑफ फर्स्ट स्क्वायर कितना हो जाएगा 4x। रेडी, क्लियर, इतना समझ में आ गया कि भाई एक साइड अगर x है पहले स्क्वायर की, तो दो की चारों चार x प्लस कितना हो जाएगा 4x। अब जो मैंने सिखाया था आपको कि आप दूसरी चीज, भाई पहला अगर x है तो दूसरा क्या होगा y। स्टेटमेंट देखिए क्या है, पेरीमीटर के रिगार्डिंग स्टेटमेंट है, मतलब पहले का पेरीमीटर 4x होगा, दूसरे का 4y होगा ना, क्योंकि y तो उसकी साइड है। समझिए क्या बताया है कि द डिफरेंस ऑफ देयर पेरीमीटर इज 24, दोनों का डिफरेंस कितना है 24। y तो ले नहीं सकते, मतलब y को सब्जेक्ट बना दो कोई बात बनेगी, 4 कॉमन x माइनस y डिवाइड में 4 कॉमन लेके डिवाइड में सामने क्या आ जाएगा सीधा 6, 4 6 जा, x को y से इस तरफ ले लीजिए, अब y तो नहीं ले सकते पर ये तो ले सकते हैं ना, मतलब आपको दूसरे स्क्वायर की साइड मिल गई, सीधी मिल गई। सो लिखना है, ये बताना नहीं होता, ये डायरेक्ट लिखना होता है क्या, साइड ऑफ सेकंड स्क्वायर इज x minus 6 मीटर। डन, सिंपल। चलो स्टेटमेंट पहला क्या था, सम ऑफ द एरियाज ऑफ द स्क्वायर, साइड पता है ना, ये पहली साइड पहले स्क्वायर की साइड, ये दूसरे स्क्वायर की साइड, और स्क्वायर का एरिया क्या होता है साइड का स्क्वायर, सिंपल ना। यानी आपको स्टेटमेंट ऐसा बताया गया क्या है, द सम ऑफ एरिया ऑफ द स्क्वायर, पहले स्क्वायर का एरिया कितना होगा साइड स्क्वायर, यानी उसकी साइड x है तो x का स्क्वायर, दूसरे स्क्वायर का एरिया कितना होगा साइड स्क्वायर, उसकी साइड कितनी है x माइनस 6 तो उसका स्क्वायर। रेडी, द सम ऑफ द एरिया ऑफ टू स्क्वायर इज 468 मीटर स्क्वायर,
68 मीटर स्क्वायर। ना सॉल्व करते x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर माइनस 6 टू 12x प्लस 36 इज इक्वल टू 468। चलिए x स्क्वायर क्या हो जाएगा 2x स्क्वायर माइनस 12x 36 इसको इस तरफ ले लेते हैं, सिंपल ना, क्योंकि साइन टर्म को उस तरफ ले जाए उससे बेटर इसको यहाँ पे ले लीजिए। क्लियर? सो इसको यहाँ माइनस कर देते हैं, देन आंसर आएगा माइनस में पहले तो 8 माइनस 6 2 6 माइनस 3 432 इज इक्वल टू 0। डन। चलिए पूरे में से 2 कॉमन निकल सकता है, जितना कॉमन निकालोगे उतना सम इजी हो जाएगा। माइनस 6x माइनस 216 इज इक्वल टू 0। आपको वापस एक फैक्टराइजेशन करना है, क्वाड्रेटिक बना बना के आपको दे रहा हूं, आपको उसका फैक्टराइजेशन निकालना है। क्लियर? और ध्यान रखना सबसे इंपॉर्टेंट बात, अगर फैक्टराइजेशन ना हो तो तुरंत लिखना कमेंट बॉक्स के अंदर सर ये सम का फैक्टराइजेशन नहीं हो रहा है, आप सिखाइए तो मैं आपको सिखा दूंगा। ठीक है? समझ में आई बात? फैक्टराइजेशन करने की ट्राई करो, जितना फैक्टर खुद करोगे उतना आपको ज्यादा समझ में आएगा, बराबर। और जैसे ही आंसर आता है वैसे लिख देना है। सो द साइड ऑफ द फर्स्ट स्क्वायर इज x, साइड ऑफ द सेकंड स्क्वायर इज, जो आंसर है उसको 6 निकाल दीजिए क्योंकि उसकी साइड तो ये है, और आपको सिर्फ साइड ही ढूंढनी है और कुछ नहीं ढूंढना है, स्क्वायर वगैरह मत करना, एरिया नहीं ढूंढना है। ठीक है? चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए यहाँ पे एक्सरसाइज खत्म हो गई है, वैसे भी सेशन बहुत लंबा हो गया है आज का हमारा, और इसके अंदर हमने 4.3 एक्सरसाइज को खत्म कर दिया है। क्वाड्रेटिक की अहम एक्सरसाइज में से एक एक्सरसाइज 4.3 यहाँ पे खत्म हो गई है। क्लियर? हमने आज जितने भी सम पढ़े, मैं आपको बोल रहा हूँ कि बार बार यही चीज मैं आपको कहता हूँ कि प्रैक्टिस कीजिए, हर एक चीज की प्रॉपर प्रैक्टिस कीजिए, लेकिन ये जो 5 सम पढ़े हैं उसकी तो आपको एटलीस्ट 2 to 3 टाइम प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। अगर खुद से उतनी प्रैक्टिस नहीं करोगे, कॉपी करने को नहीं बोल रहा हूँ, अगर खुद से आपने उतनी प्रैक्टिस नहीं की है तो आप इसको कभी सॉल्व नहीं कर पाओगे। इस बात का ध्यान रखना, खास एग्जाम के अंदर तो बहुत दिक्कतें आएगी, और यही क्वेश्चंस ऐसे हैं जो एग्जाम के अंदर आने की पॉसिबिलिटी रखते हैं। ठीक है? तो सबसे पहले तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है? उसके बाद पहले तो इसका स्क्रीनशॉट इस तरीके से ले लीजिए, और उसके बाद आपको ये सारे सम, उसके बाद आपको ये सारे सम अच्छी तरीके से, 5 सम अच्छी तरीके से 1 बार 2 बार 3 बार, जहां तक दिमाग में नहीं बैठता है तब तक इसकी प्रैक्टिस करनी है। ठीक है? एक और बात जो हर वक्त मैं आपको कहता हूं, ये जो वीडियोस है उसकी जो लिंक है वो आपके जैसे दूसरे जो बच्चे हैं उसको, जो कि ये सारी चीज अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, उनको उनके तक पहुंचाइए। ये जो है ऑनलाइन प्लेटफॉर्म आपके लिए फ्री है फिलहाल। ठीक है? तो उन बच्चों तक ये सारी चीजें पहुंचाइए और उनको भी पढ़ने का मौका दीजिए। और आपने भी अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि बहुत सारे ऐसे चैप्टर है जो आपको इसी लेवल से पढ़ने हैं। ठीक है? मिलते हैं अगले लेक्चर के अंदर। टिल देन, थैंक्स अ लॉट।